बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह, लंदन तहलका के प्रोग्राम लंदन इनसाइडर में। आज बहुत प्यारा दिन है। आज है 6 अगस्त, सितंबर सॉरी 6 सितंबर। 6 सितंबर आज से 55 साल पहले, सॉरी मैं माजरत चाहता हूं, 6 सितंबर आज से 55 साल पहले हमारी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के साथ मुकाबला किया और वो पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं आज अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं दुनिया भर में जितने मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई हमें देख रहे हैं और मेरे मेहमान जो है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमें इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इस वक्त हम आने रहे हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से उन सब बहन भाइयों को सलाम। तो हम छोटी सी एक कहानी से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, तो उसके बाद मैं अपने असल प्रोग्राम की तरफ आऊंगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है आज का, तो उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह दुश्मन के साथ मुकाबला किया, उससे मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी है कि अबू धाबी में 3 दोस्त थे, जिनमें एक पाकिस्तानी और एक इंडियन और एक फिलिपाइनी, ये सब इकट्ठे रहते थे। इन तीनों को एक जुर्म में 20-20 करोड़ की सजा सुना दी गई। जिस दिन इस सजा पर अमल दरामद होना था, उस दिन वहां का कोई कौमी त्योहार था। काजी साहब ने ऐलान किया कि सजा तो लाजमी दी जाएगी, लेकिन हमारी कौमी त्योहार की वजह से आप तीनों को एक एक रियायत ले सकते हैं। सबसे पहले फिलिपाइनी से पूछा गया कि तुम बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि कोड़े मारने से पहले मेरी कमर पर एक तकिया बांध दिया जाए। चुनांचे उसकी कमर पर तकिया बांध कर कोड़े लगाने शुरू कर दिए गए। 15-16 कोड़े के बाद तकिया फट गया और बाकी कोड़े उसे अपनी कमर पर सहने पड़े। उसके बाद इंडियन की बारी आई। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो हालत जो है वो देख चुका था कि मेरी कमर पर 2 तकिए बांध दे। चुनांचे उसकी कमर पर 2 तकिए बांधकर 20 कोड़े लगाए गए। वो बहुत खुश हुआ कि सजा पर अमल हो गया, लेकिन बगैर किसी तकलीफ के। लेकिन जब पाकिस्तानी की बारी आई तो काजी ने कहा क्योंकि तुम हमारे मुस्लिम भाई हो, इसलिए तुम्हें 2 रियायतें दी जाती हैं, बोलो क्या चाहते हो। पाकिस्तानी बोला पहली रियायत तो ये है कि मुझे 20 की बजाय 40 कोड़े मारे जाए। काजी और दीगर लोग वहां जो बैठे थे वो बहुत हैरान हुए कि ये कैसी रियायत है। बहरहाल उन्होंने पूछा कि दूसरी क्या रियायत है। तो पाकिस्तानी बोला कि मेरी कमर पर इस इंडियन को बांध दो। यानी कि इस कहानी से हम ये नतीजा लेते हैं कि दुनिया में हम लोग कहीं भी हो, हमारा दुश्मन जो है वो सिर्फ भारत है। और भारत जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, उसने कभी हमें तस्लीम नहीं किया। जो कि आज जिस हवाले से आज हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम करने का मतलब यही है कि आज 6 सितंबर है। आज से 55 साल पहले भारत ने जारियत की। हमारी बहादुर अफवाज ने उसका मुकाबला किया। मसल्लह अफवाज की जुर्रत, अजमत और इसारे कुर्बानी की बेमिसाल जज्बे की आज अलामत का दिन है। पाक फौज के अफसरान, सिपाही हों या बरी, बहरिया और फिजाया के उस वक्त शाहीनों ने कौम के शाना बशाना दुनिया पर साबित किया कि वो हर कीमत पर मादरे वतन की हिफाजत कर सकते हैं। सरहदों पर हमारी हिफाजत करने वाले इन सिपाहियों को सलाम, जो कि गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप और बर्फबारी में सीना तान कर खड़े हैं। दुश्मन की गोली चाहे दाएं तरफ से आए या चाहे बाएं तरफ से आए, मगर मजाल है वो सिपाही सरहद छोड़े या भागे या फिर वो लड़खड़ाए या मोर्चा छोड़े। मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन लिबरल आंटियों और जो मामे बने हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो वो दिन रात फौज पर हर किस्म की बकवास करते हैं, ये एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना चाहिए आज के दिन के हिसाब से। इनसे पूछना चाहता हूं कि दिन रात फौज पर वो जो बातें करते हैं, जैसे आसान, फरामोश और चंद नमक हराम भी शामिल हैं, उनकी खातिर यही फौज जान देने के लिए सरहदों पर खड़ी है। हमारी फौज पटवारियों के लिए, यूथियों के लिए, जियालियों के लिए, जो जियाले हैं उनके लिए अपना सीना तान कर खड़ी है। चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, ये फौज आपकी अपनी है।
फख्र करो, फख्र करो इस फौज पे। आप चाहे सिंधी हो, मुहाजिर हो, बलोची हो, या फिर पश्तो हो, या फिर सराइकी हो, या फिर कश्मीरी हो, आप पर जान कुर्बान करने के लिए ये फौज जो है 24 घंटे तैयार है। मुल्क में सैलाब हो या जल्जला हो, इलेक्शन हो या कोई मुसीबत हो, कोई भी आफत हो, आपकी मदद के लिए ये फौज हाजिर है। मगर अपनी सफें दुरुस्त करना होंगी। चंद टकों के लिए हमारे कुछ लोगों को ये पैगाम है कि वो आसमान पर थूकना बंद करो। हशर देख लो लिबनान, लिबिया, इराक, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान का, उनके साथ क्या हुआ। तो अब चलते हैं आज के हमारे खूबसूरत मेहमान जो हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, कश्मीर की बेटी हैं कमल हयात साहिबा, और उसके बाद लॉर्ड कुर्बान हुसैन हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की अलामत हैं बरतानिया में कश्मीरियों के लिए। और फिर हम आगे चलते हैं, अफजल खान साहब जो कि बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बल्कि कश्मीरियों के लिए वो बायस फख्र का मकाम है कि वो मिनिस्टर भी रहे और इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और यूरोपीय यूनियन के वो मेंबर भी रहे हैं, और उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी कश्मीर के नाम वक्फ की है। ये हमारे पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए, बल्कि कश्मीरियों को फख्र होना चाहिए कि एक ऐसा बहादुर सिपाही हमारे दरमियान मौजूद है जो हमें आज हमारा साथ दे रहा है, चाहे मुश्किल घड़ी में लॉर्ड कुर्बान जैसे दोस्त हो या अफजल खान जैसे दोस्त हो। लॉर्ड नजीर अहमद साहब कहीं आउट ऑफ कंट्री हैं, उन्होंने माजरत की है, वरना वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होते, लेकिन उनका मैसेज आप हमारे पास पहुंच चुका है, वो लंदन तहलका पर देखा जा सकता है। आगे चलते हैं, हमारी एक बावकार जनरल जिसने पाकिस्तान का दुनिया में बल्कि पूरी आलमी दुनिया में एक मकाम बनाया, एक नाम रोशन किया, आज उनकी बेटी हमारे पास मौजूद है, उस्मा गुल साहिबा, तो वो भी हमारे दरमियान में है। उसके बाद चलते हैं हम अगले मेहमान जो है, बल्कि हमारे तजिया कार मुस्तकिल तौर पर मोहम्मद खालिद इकबाल साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। अब हम इन मेहमानों से दूर नहीं रह सकते, तो चलते हैं अपने हम इन मेहमानों की तरफ, बल्कि शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि उस्मा गुल साहिबा, आपके बारे में बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ें हैं कि आपने अपने पाकिस्तान के लिए बल्कि कश्मीर के लिए एक 5 किलोमीटर तवील जो है आजाद कश्मीर का झंडा लहराया। ये हमारे लिए बायसे फख्र का मकाम है। बहन, हम आपको सलूट पेश करते हैं कि आपने अपने मुल्क में रह के, आप पाकिस्तान की बेटी हैं लेकिन आपने कश्मीरियों के लिए एक हक अदा किया। 40 लाख रुपए के अखराजात आए उस झंडे पे, जो कि आपने इस्लामाबाद में प्लाट सेल करके उस कौमी यकजहती कश्मीर के मौका पर पिछले साल गालबन आपने वो झंडा वो किया था। तो क्या कोई कश्मीरी आज के दौर में ऐसा करेगा? मैं उन दोस्तों को मैसेज देना चाहता हूं जो वतन से दूर रहने वाले, यहाँ बरतानिया में मकीम है, चाहे अमेरिका में है, चाहे पूरी दुनिया में है, क्या इन जैसा कोई जज्बा लेके हमारे यहाँ आएगा? तो ये होता है वतन का दर्द। इस वक्त मेरी बहन मेरे सामने मौजूद है, तो शुरू करते हैं आपसे। उस्मा जी, आप बताएं आज का दिन। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन के हवाले से पहले आपने चूंकि झंडे का जिक्र किया, मैं कोई चीज़ कहना चाह रही थी कि झंडा, जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान के झंडे में कश्मीरी अपने आप को दफन कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये एक ऐसा उनका तोहफा है या उनका जज्बे का ऐसा हमें एहसास होता था कि ये इतनी खूबसूरत बात है कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्होंने इस किस्म का कुर्बानी दे रहे हैं और अपनी जानों को, और सबसे बड़ी जो एक पाकीज़ा चीज़ में क्या पाकिस्तान के झंडे में दफन हो रहे हैं, तो इसका हमें बहुत, मुझे शिद्दत से एहसास था। और मैंने यही समझा कि जैसे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, जैसे फूलों का जवाब फूल से दिया जाता है, तो जिस तरह एक फूल होता है उसके बदले में गुलदस्ता दिया जाए, तो मैं चाहती थी कि मैं भी उनके एक झंडे की मोहब्बत का एहतराम करूं और उसको उनके बदले में उनको भी बताऊं हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। तो ये झंडा हमारा इजहार मोहब्बत था, इजहार अकीदत था। और जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान की बेटी, तो मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ मगर कश्मीर की भी बेटी हूँ, क्योंकि जाहिर है ये मोहब्बतों और अकीदतों से रिश्ते होते हैं। रिश्ते जरूरी नहीं है खून के हों, मगर एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। मेरे वाले साहब इतना काम करते रहे, वो भी कश्मीरी नहीं थे या अफगानिस्तान के पठान नहीं थे, मगर उसके बावजूद आप उनका देखिए, उनका जज्बा। तो हम पाकिस्तानी हैं मगर हमारी मोहब्बतों में इतनी गुंजाइश है, हमारे दिल में इतनी गुंजाइश है कि सारे लोग शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी
کہ آج کا دن سب سے زیادہ ضروری اس بات کا ہمیں ایفائے عہد کی تجدید کرنی چاہیے کہ ہمارا آج کا دن ہے، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، اور جو ہمارے فوجی جوان جنہوں نے جانیں دی، قربانی دی، جو اب تک دیتے آ رہے ہیں، ابھی بھی اس وقت ہمارے سرحدوں پہ کھڑے ہیں، جہاں جہاں مسئلہ ہے، جس طرح آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، مگر ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ نالے تک صاف کرنے کا کام، جو کہ کسی مطلب ان کے لیول کا کام نہیں ہے، آج تو کچرا اٹھانے کے کام پہ بھی آپ نے فوجیوں کو لگا دیا، فوج کو اور لگا دیا. یہ ان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ ایک فوجی کی شان جو ہوتی ہے، ایک جو مجاہد ہوتا ہے، اس کی شان یہی ہے کہ وہ سرحدوں پہ جا کے لڑے، مگر آپ نے اس کاموں میں بھی، کیونکہ اگر قوم کو ضرورت پڑی ہے تو اس سے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے چوں نہیں کی، تو ان کے قربانی کو، ان کے جذبے کو، ان کی ذمہ داری کو، ان کے احساس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اپریسیشن سے ان کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، مگر جیسے جب جذبہ بڑھانے کا ٹائم آتا ہے تو آپ ترانے گاتے ہیں، اور جنگوں میں جس طریقے سے اور فوجی جوانوں کے لیے نغمے گائے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے تصویریں لگائی ہیں یا پیچھے نغمہ چلتا رہا، تو یہ ساری چیزیں ان کا ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جب ہم فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، صرف ہر وقت ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، ضرور ان میں بھی خرابیاں ہوں گی، یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ دنیا میں مطلب اعلیٰ ترین اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود ایک انسان کی نیچر کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھے کہ ان کو بھی آپ کسی کو حالہ شیری کر دیتے ہو تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے مزید جذبے سے لڑنے کے لیے، کام کرنے کے لیے اس میں حوصلہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا دن جو ہے ہمیں اپنے اس وعدے کا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے جو قسم کھائی ہے کہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے بھی جو فوج ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں، اور اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بھی دیکھنے کا ایک موقع ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ملک ہمیں جس طریقے سے ملا ہے، قربانیوں کے ساتھ ملا ہے، کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، مگر آج کی نسل کو تو واقعی پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا وقت سے اندازہ ہو جائے گا، اور ابھی بھی لگ رہا ہوگا، میرا خیال ہے جس طریقے سے فوجیں ظلم کر رہی ہیں، آپ نے جس طرح فوجوں کا بتایا، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے پاس پر ظلم ہو رہا ہے، تو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ ہماری فوج میں بے شک کچھ غلطیاں خرابیاں ہوں گی، مگر ایسی بھی نہیں ہے کہ جن کو ہم صرف نظر نہ جن سے کر سکیں۔ جی تھینک یو میری بہن، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے اقبال صاحب، ذرا جلدی سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، ہمارے معزز مہمانوں کو، اور میری پیاری بہن، ان کو زندگی میں پہلی دفعہ ان سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے والد محترم سے زندگی میں ایک دفعہ بات ہوئی، ہر دل عزیز انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوبارہ ان جیسا ایک اور ISI کا ہیڈ ہمیں جلد نصیب کرے، کیونکہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے۔ دوسری بات شاہ صاحب، آپ نے جو آج نغمہ لگایا، یہ میڈم محترمہ نور جہان صاحبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یقین کرے کہ جب قومیں کسی کرائسس سے گزرتی ہیں تو تب ہی قومیں بنتی ہیں۔ یہ 1965 کی بات ہے، یہ میری پیدائش سے پہلے کا وقت ہے، مگر یہ وہ نغمہ تھا جو میرے والدین نے اور ہمیں اپنے تاریخ میں مطالعہ کیا کہ پوری فوج کا خون جوش یعنی گرمایا گیا، اور اس نغمے نے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ پیدا کیا کہ بھارت جیسے بڑے ملک کو اس وقت جبکہ پاکستان محدود وسائل کے ساتھ تھا، ایک عبرت ناک شکست کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ اور یہ ہمارے اداکاروں کا، ہمارے معزز بہت سے صحافیوں کا، یہ اس وقت کا ایک کلیدی رول ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں جو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، کہ ہمارے ایک جان باز تھے MM عالم صاحب، جنہوں نے 60 سیکنڈ کے اندر 5 بھارتی جہاز گرائے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انڈیویجول پوری قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے گل خان صاحب تھے کہ ان کا جیسے انہوں نے ISI کا انچارج سنبھالا، ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی۔ یہ MM عالم صاحب تھے، ان کی ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی۔ یہ اس کے بعد جو یہ جیسے نغمہ گایا گیا، اس نغمے سے ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے قومیں ایک پروسیس سے گزر کر ڈیولپ ہو کے سامنے آتی ہیں۔ اور اس وقت ہماری قومی والوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اقبال صاحب کہ یہ وہ قومی ملی نغمہ تھا جس کو نور جہاں نے گایا، اور فوج نے جنگ جیتی۔ جنگ جیتنے کا احساس ہے جہاں فوج کو دیا جا سکتا ہے، وہاں ملکۃ نور جہاں کو یہ احساس حاصل ہے۔ جی بالکل بالکل سر، یہ دیکھیں، خالی جیسے آج کل کے لوگ
جس کے منہ میں آتا ہے جو کچھ کہہ دیتے ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی نقشے چینج کرنے سے کیا ہوگا. یہ ایک مورل سمبل ہوتے ہیں. جو قومیں آگے کا سوچتی ہیں, جو قومیں ویژن رکھتی ہیں, ان قوموں سے پوچھیں کہ نغموں کے کیا رول ہوتے ہیں, نقشوں کے کیا رول ہوتے ہیں. محلے اور اپنے گھروں کے نام اور اپنے ناموں کے ساتھ کشمیری لکھنے پہ جب لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. ایک طرف انڈین پراپوگنڈا کرنے والے کچھ کشمیری جن کو انڈیا یوز کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. بھائی اگر اسی طرح ہے تو 70 سال تقریباً ہو گئے, کشمیر آزاد نہیں ہو سکا. کیا پاکستان اب سائیڈ لائن پہ بیٹھ کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں پہ ظلم ہوتا دیکھتا رہے, جیسے ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آنے والا ہے جب پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کشمیر کی خاطر آگے بڑھنا ہے. کشمیر کی خاطر آگے بڑھنے سے پورا ملک ایک جنگ میں چلا جائے گا. مگر یہ قوموں کو, جب قومیں بڑی ہوتی ہیں, جب اپنے قومیں ایک دوسرے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, تو یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے. ایک دفعہ کشمیر کو آزادی ہو جائے, یہ چھوٹی چھوٹی ڈیبیٹس والی باتیں کہ کشمیر کس کے ساتھ ہوگا, بھائی کشمیریوں کا حق ووٹ ملے گا, جہاں وہ جانا چاہے چلے جائیں. مگر کم سے کم اس وقت فوری انڈیا کے ظلم و ستم سے ان کو بچاؤ, کیونکہ مائیں بہنیں وہاں قتل ہو رہی ہیں, ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے, روز ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور ہم سارے سائٹ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور وہی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, کشمیر میں پہلے ووٹنگ ہو, یہ ہو, وہ ہو. بھائی پہلے پرائورٹی کیا ہے؟ ایک مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہونے سے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے, خاموش لکھے, آواز اٹھائے, قربانی جان کی قربانی دے سکتا ہے تو وہ بھی دے. یہ وقت ہے اس وقت ہمارے لیے. سر جی, ہم پوچھنا چاہتے ہیں, اس وقت کشمیر کے بیٹے ہمارے سامنے موجود ہیں, لارڈ قربان صاحب. لارڈ قربان صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ایشیا کے خطے میں 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی کشمیر کے معاملے میں چنگاری بھڑک سکتی ہے؟ اقوام عالم کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو 2 طاقتیں ٹکرا سکتی ہیں, دنیا کا امن خراب ہو سکتا ہے. آپ بتائیں. جی سر. جی, السلام علیکم شاہ صاحب, آپ کو بھی اور آپ کے پینل کے جتنے اراکین ہیں اور جتنے آپ کے ویورز ہیں. آج چونکہ یوم دفاع پاکستان کا دن ہے 6 ستمبر, اس حوالے سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو فرسٹ آف آل مجھے کہہ دیجیے کہ ہم پاکستان کی جو بہادر فوج ہیں, ان کی عظمت, ان کی جرأت, ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان شروع دن سے ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا. ابھی پاکستان اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہوا تھا جب کشمیر کی جنگ آزادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا 1947-48 میں. تب سے لے کر کے آج تک پاکستانی فوج جو ہے وہ انگیج ہے, اور اس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں جن کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا, چاہے وہ کشمیری آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے ہوں, یا وہ انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے ہوں, یا بیرون ملک رہنے والے ہوں. تو پاکستانی قوم نے بھی بحیثیت قوم ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے, جس کے لیے کشمیری جو ان کا جو بھی نقطہ نظر ہو کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے, لیکن وہ ان کے ضرور شکر گزار ہیں کہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے, وہ آج تک کھڑی ہے. اور حکومتوں میں بھی ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے کہ پاکستان کے لیے کون سی بہتر پارٹی کی حکومت تھی یا ہے یا ہوگی. ہمیں تو غرض ہے کہ پاکستان جو ہے ایز اے اسٹیٹ وہ کشمیریوں کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے اظہار ہمدردی ہمیشہ سے کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے دیکھیے یونائٹڈ نیشن کے اندر اگر دیکھ لیں جتنے بھی آزاد اور خود مختار ممالک ہیں ممبران یونائٹڈ نیشنز, ان میں پاکستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اٹھاتا ہے وہاں یونائٹڈ نیشن میں. دوسرے ممالک شاید ان کی سپورٹ ضرور کرتے ہوں گے وقتاً فوقتاً, لیکن اٹھانے والا اس مسئلے کو ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے, اور کشمیری اس چیز کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آگے رہا معاملہ کہ جس موڑ پر اس وقت مسئلہ کشمیر کھڑا ہے, کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یعنی بڑے برسوں بعد, کئی دہائیوں کے بعد یونائٹڈ نیشن نے دوبارہ آنکھیں کھولنے شروع کی ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تیر مارا ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ظلم ہے اس کی انتہا ہو رہی ہے, اور یونائٹڈ نیشن نے بھی آہستہ آہستہ اس پہ آنکھیں کھولنی شروع کی ہیں. ابھی اسی پچھلے ہی چند مہینوں میں 3 دفعہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو زیر بحث لا چکی ہے. یہ الگ بات ہے
कि बैनुल-अक़वामी जो दोहरा मयार है उसके तहत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल किसी अच्छे फैसले पर नहीं पहुंच सकी है कश्मीर के हवाले से, लेकिन ये कम अज़ कम ज़रूरी हो गया है कि ये भी नोट करना, यूनाइटेड नेशन भी इस पे नोटिस ले रही है। और क्यों ना ले, एक तरफ तो वहाँ जुल्म की इंतहा है और फिर ये जुल्म कम नहीं हो रहा है, खास करके पिछले 5 अगस्त से लेकर के जो वहाँ की सूरत हाल है, वहाँ जो कानून में तब्दीली की गई है, वहाँ के जो लोगों के हकूक से वो उनसे वापस ले लिए गए हैं और वहाँ आबादी का जो तनासब है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है और लाखों ऐसे लोग जिनका दूर से भी कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं था, उनको वहाँ का जो है वो डोमिसाइल दे करके वहाँ कश्मीरी ज़ाहिर कर रहे हैं। वो पॉलिसी एग्जैक्टली वो फॉलो कर रहे हैं जो फ़लस्तीन में के अंदर इसराइल जो है वो सेटलमेंट्स के ज़रिए कर रहा है। इसी तरीके से ये हिंदुस्तान भर से इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, जो बीजेपी जैसे नज़रियात रखने वाले जो लोग हैं, आरएसएस के जो गुंडे हैं, उनको वो ये दे करके हकूक वहाँ आबाद करना चाहते हैं ताकि कश्मीर के लिए एक तो उनकी मुश्किलों में इजाफा हो और आइंदा अगर किसी भी मोड़ पे हिंदुस्तान को मजबूर किया जा सके वहाँ राशुमारी कराने के मामले में, तो आबादी का तनासब जो है वो अपने हक में कर चुके हों। और अलबत्ता ये है कि यूनाइटेड नेशन की अगर आप देखें मोस्ट रिसेंटली वहाँ का जो रिपोर्टर है यूनाइटेड नेशन के, 3 रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। एक तो चंद महीने पहले उन्होंने मुर्तब की थी जो हफ्ते ही सामने आई है, जिसमें भी बड़ा फिक्रमंदी का इजहार किया है कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी फौज जो है वो कत्ल व गारत, तशद्दुद और मिसिंग पर्सनस और इस्मत दरी जैसे वाक़यात में मुलव्वस पाए जा रहे हैं और वहाँ उनकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेशर जो है ये बढ़ना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत पे, जहाँ मैं कभी भी यानी तनकीदी मूड में नहीं रहता हूँ कि खामखा तनकीद ही की जाए, मुस्बत काम जो होता है उसको पहले मेंशन करना चाहिए। पाकिस्तान जहाँ बहुत सारे माहजूम पर लड़ रहा है कश्मीर के लिए, वहाँ अब और भी ज़रूरत पड़ गई है कि यूनाइटेड नेशन ने अगर आंखें खोली है तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा जो है वो एक नई तरह से अपने इस जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हवाले से दुनिया में अपनी जो सफारतकारी है उसको बढ़ाए और जो हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसमें बजाय तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है, अगरचे बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के ऐसे मामलात हैं जिनमें उसको सऊदी अरब जैसे दोस्तों की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे भी कुछ प्रिंसिपल हैं, हमारे भी कुछ मामलात हैं कौमी तरज के जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हमारी ये कोशिश होगी कि देखिए 2 ममालिक, कोई भी लड़ने वाले 2 ममालिक हैं, जब तक तीसरा फरीक दरमियान में नहीं आता है उनके आपस में जो है वो समझौता कराने का मामला मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसी हालत में जहाँ 2 एटमी कुव्वतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने खड़ी हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम में ही सिर्फ नहीं कह रहा हूँ बल्कि अफजल खान साहब और दूसरे पार्लियामेंटेरियन दोस्त और जो भी लोग मुझे इंटरनेट पर फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फ्लोर से मैं कई बार ये चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि वहाँ किसी की भी मामूली गलती की वजह से वहाँ जंग जो है वो शुरू हो सकती है और जिस तरफ हालात जा रहे हैं ये हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकते हैं। दे मस्ट बी एन एंड टू दीज एट्रोसिटीज और इसके लिए पाकिस्तान ज़्यादा अरसा तमाशबीन बनकर नहीं बैठ सकता। और अगर खुदा न खास्ता जंग शुरू होगी तो अब जंग शुरू तो आसानी से हो जाती हैं, उनका जो एहतमाम होता है जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और फिर अगर एटमी जंग हुई तो वो सिर्फ उसके असरात जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान का ये उस इलाके पे नहीं होंगे, वो पूरी दुनिया उससे मुताबिक हो सकती है। लिहाजा ज़रूरी ये है कि बड़े बड़े जो चैंपियन हैं दुनिया में, बरतानिया है, अमेरिका है, ये लोग, इनको चाहिए सामने आकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान को टेबल पे लाया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा, यानी ये रिकॉर्ड की बात है, इसलिए नहीं कि हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है, ये रिकॉर्ड की बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना दस्त जो है वो आगे बढ़ाया है कि आए मिलकर के बैठते हैं, इस मसले को करते हैं। हिंदुस्तान हमेशा इससे आंखें चुराता है, भाग जाता है टेबल पर। हम ये चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऐसा किरदार अदा करे कि इनको टेबल पर लाए और वो हल निकाले जो उसके यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की रूल के मुताबिक और कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक
پاکستان اور ہندوستان کو بھی جو حل منظور ہو وہ نکلے تاکہ اس علاقے میں دائمی امن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ جی تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی مختصر بات میں پوری جو سچویشن تھی وہ ہمارے سامنے لا کے رکھی، بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا۔ آپ پہ فخر ہے، آپ پہ پراؤڈ ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ خان صاحب، اس وقت آپ کی کشمیر کی کاوشیں اور کشمیر کی خدمات پاکستان کے بارے میں اور یہاں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے بارے میں، آپ سابقہ منسٹر بھی رہے ہیں ہوم آفس کے، اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ یورپین کے بھی، اس وقت بھی ممبر پارلیمنٹ ہے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بھارت نے 370 اور 35A کی شکوں کو ختم کر کے نہ صرف اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ورزی کی ہے، بلکہ بیگناہ کشمیریوں پر دہشت اور خوف کا راج بھی مسلط کر رکھا ہے۔ بھارت اس وقت لائن آف کنٹرول پر بھی جارحانہ طرز عمل کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے، اور اس کی عالم کا مقصد دنیا کی توجہ جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر و بھارتی مظالم سے ہٹانا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، مگر بھارت جان لے اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہماری امن کی خواہش جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے عوام کی ایک خوشحالی آئندہ نسلوں کے لیے۔ آپ بتائیں سر، آپ یہاں پارلیمنٹ میں اپنے کشمیر کاز کو اجاگر بھی کیا، کچھ کیا، آپ تھوڑا سا اپنے متعلق بتائیں کہ آپ اس وقت کس مراحل تک پہنچ چکا ہے کشمیر کا مسئلہ؟ جی افضل خان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو شاہ صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی پینل یہاں پہ جمع کیا اتنے امپورٹنٹ ڈے میں آپ کے دفاع کے حوالے سے۔ تو میں صرف 3 باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ دفاع کے حوالے سے، اور دوسرا پاکستان فوج کے حوالے سے، اور تیسرا جو کرنٹ چیلنجز ہیں کشمیر جس کی طرف آپ اس نے سوال بھی کیا ہے۔ تو پہلے تو میں یہی سب کہوں گا کہ میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں کے پاس یہ اتنی پروفیشنل اسٹرانگ آرم فورسز ہے، اور جو ہمارے شہید ہیں ان کو آنر ہم کرتے ہیں اس دن میں، تو دے آر ہمارا پرائڈ ہیں۔ تو دوسری بات، میں کیونکہ میں یورپین پارلیمنٹ میں سیکیورٹی اور ڈیفینس کا وائس چیئرمین رہا ہوں پارلیمنٹ میں، تو مجھے بہت موقع ملا تھا کہ مختلف افواج جو ہیں، نیٹو کی ہے، امریکن ہیں، دوسرے ممالک کے ہیں، جو مختلف جنرلز ہیں، ان کو ملنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا اور انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ تو پاکستان فوج کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک معیار کسی چیز کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ ایڈڈ ویلیو کیا ہوئی ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 میں ایک نیا اتنا بڑا ملک بنا، تو ان کی سٹارٹ بیس کیا تھی، اور پھر یہ دیکھیں کہ آج یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ یونیک چیز ہے کہ جو آپ کو شو کرتی ہے کہ ایگزیکٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کنٹریبیوشن ہے، جو پروفیشنلزم ہے، وہ کس لیول پہ ہے۔ تو یہ امیزنگ ایڈڈ ویلیو ہے۔ آپ دیکھ لیں، چاہے پلینز کی طرف دیکھیں، میسائل کی دیکھیں، ایئر ڈیفینس سسٹم کی طرف دیکھیں، نیوکلیر کی طرف دیکھیں، یہ مختلف آئیڈیاز ہیں جس میں انہوں نے پروگریس کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کیونکہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے پاکستان کا، اور بہت پرانا چلا رہا ہے، تو ان کے سائز کو دیکھیں، ان کی آرمی کو دیکھیں، ان کے وار تھیٹر کے اندر ڈفرنٹ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا دیکھیں، اس کو پاکستان کس طرح آؤٹ منور کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، یہ بھی شو کرتا ہے کہ ان کی کیپبلٹی جو ہے کہاں پہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جب انہوں نے پلین بھیجے تو کیا ہوا۔ تو اسی چیز کو جب آپ فردر ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پر ہیڈ آرم فورسز جو پاکستان کے ہیں ان کے کاسٹ ہے کیا، اور اس کو جب ریلیٹیولی آپ دوسری فوجوں سے دیکھتے ہیں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ بہت لو لیول پہ ہے کاسٹ ان کی۔ تو اس کے باوجود جب ان کی پرفارمنس آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ آرمیز کو جب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے گلوبلی تو ان میں یہ ٹاپ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ وہ چیز نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ جو مجھے موقع ملے ہیں مختلف جنرل سے ان سے گفتگو کرنے کے کہ ان کے تاثرات پاکستان آرمی کے بارے میں کیسی ہیں، تو 2 چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جلدی۔ ایک تو یہ تھی کہ ایک بار یہاں پہ چند سال پہلے میں اس وقت یورپین ممبر پارلیمنٹ تھا، تو لندن میں جب ڈنر ہوا تو ہمارے برٹش جنرلز بھی وہاں پہ تھے، چیف آف سٹاف بھی تھے، ہمارے ڈیفینس منسٹر بھی تھے، اور پاکستان سے بھی ہمارے چیف آرمی سٹاف وہاں پہ تھے، اور دوسرے جنرلز بھی تھے۔ تو جب یہ ڈنر ہوا، سب کچھ ہوا، تو ہم باہر جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، تو میں ایک برٹش جنرل کے ساتھ باہر جا
रहा था, तो मुझे वो कहते हैं कि आई विश आई वाज द जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने समझा ये तंजिया बात कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सख्ती लहजे में उसे पूछा कि व्हाई डू यू से दिस? तो मुझे कहता है कि ये सही जनरल है, ये ब्रिटिश आर्मी का जनरल कह रहा है कि आई विश कि मैं भी पाकिस्तान आर्मी का जनरल हूँ। कहता है ये सही जनरल है। तो मुझे ये फिर एहसास हुआ कि रिस्पेक्ट इनकी कितनी है। एक और इसी तरह दूसरे मुल्क का जनरल था जिसने पाकिस्तान फौज के साथ भी काम किया हुआ था और इंडियन फोर्सेस के साथ भी काम किया हुआ था। तो मैंने गुफ्तगू करते हुए पूछा, अच्छा देखें इनकी टेंशन है दोनों मुल्कों के अंदर, तो तुम्हारी इंडिपेंडेंट जनरल की राय क्या है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिला। तो कहता है देखें जब इसको इनको मेजरमेंट आप करते हैं तो हर एरिया ऑफ डिफेंस में इंडिया 12 है, इनके पास आर्मी बड़ी है, इनके पास टैंक ज्यादा है, इनके पास लॉन्ग रेंजेस गन ज्यादा है, इनके पास एयर सिस्टम जो प्लेन्स वगैरह हैं वो ज्यादा हैं, शिपें इनके पास ज्यादा है। तो मैंने कहा अच्छा ये बात तो होगी, तो फिर तुम क्या समझते हो कौन बेहतर है? तो कहता है पाकिस्तान। तुमने दूसरी तरफ की है कि उनके पास बेहतर है, लेकिन आप कह रही हो कि लेकिन नहीं पाकिस्तान आर्मी बेहतर है। तो मैंने कहा इसमें क्या चीज है? तो उसने ही बड़ी मजे की बात कही। कहते हैं फर्क ये है कि इनके अंदर जो जज्बा है वो मैच नहीं कर सकते। तो ये जज्बा इतनी पावरफुल चीज है, जैसे कि आपके स्पीकर्स ने पहले भी इस मसले में शेयर किया है। तो ये वो चीज है जो हम फील प्राउड करते हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी के नुक्ता नजर से। अब फाइनल पॉइंट में आता हूँ जो आपने बात भी की है कश्मीर के हवाले से और जो दूसरे भी चैलेंजेस हैं। देखें सबसे बड़ा मसला इसमें जो आ रहा है, मैं इस तरह कहूंगा कि ये जो स्ट्रगल हमारी है 70 के हैं 90 ईयर्स के हैं कश्मीर के बारे में, तो बात सिंपल है। इस वक्त हम एक क्रिटिकल स्टेज में एंटर हो चुके हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें अपनी इस्तकामत शो करनी है, कमिटमेंट को शो करना है और जीत अल्टीमेटली हमारी हो रही है। ये गारंटीड पॉइंट है, हमें इस्तकामत शो करनी है। बात असल ये है, आप तारीख में देख लें, बात कभी भी इस पे नहीं होती कि पावरफुल कौन है। बेशक इंडिया पावरफुल होगा। आप तारीख में देखें, अमेरिका जब वियतनाम गया था तो अमेरिका कमजोर है इंडिया से, बहुत ही पावरफुल है अमेरिका इंडिया के रिलेटिव मुकाबले में, लेकिन उनको हार हुई थी। आप अफगानिस्तान को देखें, रशिया को वहां पे क्या हुआ, अमेरिकन का क्या हुआ, नेटो का क्या हुआ, ये सारी फौज जो है एक्चुअली स्ट्रांग हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको लॉस उठानी पड़ी। सो अल्टीमेटली इंडिया के नसीब में भी यही डिफीट है। सो सिंपल हमारी तरफ से है कि कितनी जल्दी ये चीज होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया के अंदर बीजेपी की फॉर्म पे आई हुई है, यही इनकी डाउनफॉल होगी, क्योंकि इस आइडियोलॉजी ने खुद इंडिया के अंदर, छोड़ दे बाकी होती चीज को, इतनी डिवीजन क्रिएट कर दी है कि कोई भी कौम के अंदर जहाँ डिवीजन होती है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। और जब इसको फिर आप देखते हैं वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, जब आप इसको देखते हैं कि वो जितने भी उनके नेबर हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये सारी इनके लिए डिजास्टर की तरफ निशानी है। तो ये वो चीज है जिसकी तरफ हमने देखना है। तो अल्टीमेटली देखें, जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, इनकी अमेजिंग हिस्ट्री है। मैं जब भी स्ट्रगल को देखता हूँ तो मुझे वो रिश्ता याद आ जाता है इनकी कुर्बानियों के नुक्ता नजर से, कि जिस कौम ने इतने डजन के हिसाब से अजान देने पे कुर्बानी दे दी थी, ये वो कौम है। तो ये कैसे आप इनको अप्रोच कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो डिस्पाइट कि उनकी 700 या 800,000 की आर्म फोर्सेस वहां पे पड़ी हुई हैं, अल्टीमेट भी उनकी यही होगी। बेशक वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त के डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, उनकी लॉस ही होगी अल्टीमेटली। और वो बेशक इसराइल की सिस्टम्स के आइडियाज को कॉपी करते हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, ये उनको फिर कामयाबी होगी, क्योंकि इस साइड पे जो कौम है वो जिंदा कौम है, वो कुर्बानी दे सकती है। जो कौम कुर्बानी दे सकती है वो कभी भी डिफीट नहीं होती। जी थैंक यू अफजल साहब। अब चलते हैं, हमारे अगले गेस्ट हैं कश्मीर की बेटी कमल हयात साहब। जी कमल हयात साहब, आप बताएं, आज का एक खूबसूरत दिन है, यानी कि आज वो दिन है जहां हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के साथ मुकाबला किया और वो तारीख रकम कर दी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। उसके साथ हम कश्मीर की तरफ देखते हैं तो कश्मीर जो है वो भी हमें
लहू लहू नजर आता है। कश्मीर में हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं इस वक्त सख्त अजियत में और सख्त मुसीबत में मुब्तला है। तो पूरी दुनिया में जितने कश्मीरी रह रहे हैं, मेरा उनसे ये मुतालबा है कि अपनी स्ट्रगल जो है, अपनी जदोजहद तेज करें, ना कि टुकड़ों में बढ़ जाएं। कुछ दिन पहले कुछ आवाज़ें निकली थी पाकिस्तान के बारे में, उन चीज़ों पे ना जाएं, दुश्मन फायदा उठाएगा। आप लोग देखिए, हम यूके और यूरोप में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ओहदे हैं, ये हमारे सामने है, लॉर्ड साहब है, मेंबर पार्लियामेंट है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी स्ट्रगल को कामयाब करें, ना कि आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद को लेके आप नंबरदारी बनाएं या अपने आप को नुमाया करें चीप हरकतों से। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी मेरी बहन की उम्मा साहब की, कि उन्होंने अपना प्लाट बेचकर, ये बहुत बड़ी बात है, ये तारीख सारी जिंदगी इसको ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इनकी एक किस्म की मोहब्बत, जिन्होंने अपने ये चाहती तो ना बेच सकती, लेकिन उन्होंने अपना प्लाट बेच के कश्मीर की यकजहती के लिए एक 5 किलोमीटर झंडा जो है वो लहराया। तो मैं उन जागरूकों से अपील करता हूँ जो बैरून मुल्क बैठे हैं, जो कौन कमा रहे हैं, कश्मीर के नाम पर यहाँ रहते हैं, कश्मीरी अपने आप को फख्र से कहते हैं, क्या कभी किसी ने इस जैसी बहन जैसा जज्बा पैदा किया है यूरोप में? बेशक हमारे लीडर ये हमारे सामने मौजूद है, ये अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरे पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां ये मसले उठाते हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन चंद नाअहमद अंदेश लोगों ने कश्मीर को पसे पुष्ट डालने में किरदार अदा कर रहा है। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि आज चंद टुकड़ों के एवज गैर मुल्कियों के पैसों पे इतने गिर जाते, इतने बिक जाते, शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए और हमारे लिए। तो आप हैं कश्मीर की बेटी, आप बताएं, बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को मैसेज दें, आप बताएं, आपके अंदर जो है वो जज्बा है कि आप भी घर से निकली हो, एक जवान हो कि आप स्ट्रगल कर रही हो, चाहती तो आप दुनिया की आसाइशें लेके आप एक अपने घर जैसे उसमें चली जाती, घर बना लेती, लेकिन आपने सब कुछ कुर्बान करके कश्मीर के नाम पे आपने अपनी स्ट्रगल की हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज आपको प्लेटफॉर्म दिया, बताएं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले अफजल खान एमपी साहब का बहुत शुक्रिया कि मैं इनको पिछले 4-5 साल से जानती हूँ और इन्होंने कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, इसमें कोई शक नहीं है। और लॉर्ड कुर्बान साहब से भी मेरी कुछ टाइम पहले ही मुलाकात हुई थी, और उज़्मा गुल साहिबा तो बिल्कुल जैसे मेरी माँ हैं ऐसे ही हैं, और इन्होंने मेरी तरबियत करने में बहुत बड़ा इनका किरदार है, इसके लिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि फौज किसी भी मुल्क की जो होती है वो उसकी सिर्फ नुमाइंदा नहीं होती, वो उसकी हिफाजत करती है। हमारे आजाद कश्मीर में जो हमारे पास 4000 मुरब्बा मील इस वक्त मौजूद है, बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रुप बंदी में बन चुके हैं, कुछ का कुछ कहना है, कुछ का कुछ कहना है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब जो है कश्मीरियों को ये समझना चाहिए कि आप देखें हिंदुस्तान की जो 9 लाख फौज है वो क्या कश्मीरियों के साथ कर रही है, किस तरह जुल्म उनके ऊपर करती है। फौजें जो होती हैं वो हिफाजत करती हैं, ना कि लड़कियों के रेप करती हैं, बच्चों को शहीद करती हैं। आप देखें उनकी फौज क्या करती है, आए रोज हिंदुस्तान की फौज जो है वो हमारे कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है, और उनका वो किरदार नहीं है जो एक फौज का किरदार होना चाहिए। हमारी फौज को देखें, 4000 मुरब्बा मील है हमारे पास आजाद कश्मीर। मैं कश्मीर में रहती हूँ, चकोठी बॉर्डर के पास छोटे छोटे गांव वहां पे बने हुए हैं। आप यकीन माने कि कभी भी कोई कश्मीरी कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि कभी हमारी फौज ने कभी वहां की किसी बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती की हो, किसी के बच्चे को शहीद किया हो। तो हम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तो शुक्र अदा करता ही है कि उनकी फौज इतनी माशाल्लाह से जबरदस्त है, लेकिन कश्मीरियों को भी इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखें आप जिस मुल्क के साथ इल्हाक नहीं भी आपने किया, आप बगैर शराइत के उनके साथ रहते हैं, लेकिन आपकी वो हिफाजत की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो मैं आज के दिन जो है सबसे ज्यादा जो 6 सितंबर का दिन मनाया जाता है, मैं सबसे ज्यादा पहले कश्मीरियों को कहना चाहती हूँ कि जिन मुल्कों की फौजें नहीं होती उनका हाल फलस्तीन जैसा होता है, इराक जैसा होता है, लबनान जैसा होता है, इन मुल्कों जैसा होता है। तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें 1947 को जब हमें ये जो 4000 मुरब्बा मील चाहे हमने जहाद करके हासिल किया, चाहे हमने जैसे भी हासिल किया,
आज वो हमारी मलकियत है, हम आजादी से वहां पे रहते हैं। कम से कम हिंदुस्तान जो जुल्म करता है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान की फौज को। तो आज के दिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने कश्मीरियों को याद रखा। आज के दिन की मुनासबत से आपने कश्मीरियों की जो उनके मसाइल हैं उन पे एक दफा फिर तवज्जो दिलवाई है। तो आप सबसे एक अपील करूंगी, जिस तरह हमारे 11 लाख कश्मीरी जो हैं वो बरतानिया में रहते हैं और कश्मीर की आवाज बने हुए हैं, इसी तरह जो है हम सब का काम बनता है कि कश्मीरी यहाँ पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हमें इनको भी मुनज़्ज़म करने की और मुत्तहिद करने की जरूरत है। तो आज के दिन मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगी कि हम सबको अपनी अपनी जगह पे रह के ये रोल प्ले करना है, कश्मीरियों को मुनज़्ज़म करना है, कश्मीरियों को मुत्तहिद करना है। ये नाराबाजी जो है इसकी सियासत से बाहर निकलना है, सिर्फ हमें उन मजलूमों का सोचना है जो वहां पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे थे इकबाल साहब, आप कुछ बताएं। जी, अपना शाह साहब शुक्रिया। मैंने अपने मोअज़्ज़िज़ सामीन और उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ, और इसी प्रोग्राम के दरमियान बहुत सी अहम बातें सामने आई और बहुत सी एक वे फॉरवर्ड है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, कि कब तक हम अपने बहन भाई जो कश्मीर में हैं उनके ऊपर जुल्म होता देखते रहेंगे। बिल्कुल आप लोगों ने, बिल्कुल पैनल के मेंबर्स ने बहुत सही बातें की, और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो यूके सिटीजन हैं और मगर कश्मीरी पाकिस्तानी हैं, उनके दिल में भी कश्मीर के लिए जो जज्बा है, क्योंकि बचपन से वो ये सारा कुछ देखते आ रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान को, सिंध से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर कोयटा और ये सारे मुल्क को कश्मीर के लिए उठ खड़े होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब वो सिलसिला खत्म हो चुका है इंशाल्लाह, जिसकी उम्मीद नजर आ रही है कि अब साड़ियां मोदी जी को नहीं भेजी जाएंगी, क्योंकि ये प्यार की जुबान नहीं समझते। वक्त गुजर गया प्यार की जुबान का, 72 साल से ज्यादा दे दिए। मैं किस तरह एक बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए पाकिस्तानी, अपने नेक्स्ट डोर नेबर बहन भाइयों को उनके ऊपर जुल्म होता देखते रहा हूँ, उनको कत्ल होता देखता रहा हूँ, उनका रोजगार छीनते हुए देखता रहा हूँ, और मोदी साहब की शर्मनाक और इबरतनाक जो गंदी सियासत है वो खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। यानी भारत में मुसलमानों का रहना मुश्किल हुआ है, कश्मीरियों के ऊपर जमीन तंग की जा रही है। ये वक्त पूरी मुसलमान उम्मा का था कि वो आगे बढ़ती, मगर बदकिस्मती से क्योंकि हम बटे हुए हैं, और फिर वही कि जी ये इस तरह नहीं, यूं नहीं, प्रोसीजर की लड़ाई शुरू हो जाती है। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे अंदर चंद बेगैरत जो दूसरे मुल्कों के हाथों में खेल रहे होते हैं, वो प्रोसीजर्स के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जैसे उन्होंने यूएनओ में दुहाई दी थी, अब वक्त आ गया कि भाई फ्रंट फुट पे आओ। ये हमारी फौज का एक एक बंदा जिसके ऊपर ये दुश्मन नमा पाकिस्तानी ये कह लें कि वो क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन गुल साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया के हर डिपार्टमेंट में खामियां होती हैं, हर अदारे में खामियां होती हैं, मगर कोई 30-35 हजार के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने बॉर्डर पे नहीं पहुंच जाता। ये हमारी फौज है जो थोड़े से पैसों की खातिर इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है एक फौजी की, और एक फौजी को जब वो फौज में जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि या अल्लाह मुझे शहादत दे। कौन सी ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को जॉब के लिए भेजें और उन्हें कह के बेटा शहीद हो के आना, हम तेरे पे फख्र करेंगे। ये वो तरबियत है ISI की, ये वो पाकिस्तानी फौज है जिसका बजट इंडिया से 80% कम है, मगर इतनी मेहनत से हमारे फौजी जाकर 65 की जंग में देखें या आगे पीछे देखें, मगर अब कश्मीर के लिए खड़े होने का वक्त है। कश्मीर को पाकिस्तान की जरूरत है, कोई दूसरा मुल्क कश्मीर की मदद के लिए आने वाला नहीं। ये मदद पाकिस्तान को करनी है, और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अवाम को अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होने का वक्त आने वाला है। थैंक यू इकबाल साहब, आपका आज का ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जा चुका है। थैंक यू लॉर्ड कुर्बान साहब, प्राउड है आप पे, आपने थोड़ा टाइम दिया, आपने अपना मैसेज दिया। मेरी बहन उस्मा गुल साहिबा, आपने भी अपना मैसेज दिया आज के दिन के हवाले से, और कश्मीर की बेटी कमल हयात साहिबा, आपका भी मैसेज पूरी दुनिया में जा चुका है। इस वक्त हमारी जितने सुनने वाले, मेरे पूरी दुनिया में रहने वाले बहन भाई जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम उनसे आज इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
तो चलते हैं, अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। आपसे दोबारा जरूर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।